लेकिन आज ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत हम इस तस्वीर से करना चाहते हैं, क्योंकि यह तस्वीर ईरान युद्ध में हार और जीत का नतीजा बता रही है। आज जब राष्ट्रपति ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने वर्चुअली एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए, तो दुनिया की नजर सिर्फ इस दस्तावेज पर नहीं थी, बल्कि उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण यह तस्वीर थी, जो कैमरे के फ्रेम में एक अलग ही कहानी को बयां कर रही थी। इसमें राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान के पीछे दीवार पर लगी ये तस्वीरें देखिए। अमेरिका बार बार ये दम भर रहा था ना कि वो ईरान पर रिजीम चेंज के लिए अटैक कर रहा है, लेकिन क्या वो हो पाया? तो देखिए इस तस्वीर को। इसमें इस्लामिक क्रांति के संस्थापक रुहुल्लाह ख़ामेनी, पूर्व सुप्रीम लीडर अली अयतुल्लाह ख़ामेनी और वर्तमान सुप्रीम लीडर मुज्तबा ख़ामेनी नजर आ रहे थे। और यह कोई संयोग नहीं था, बल्कि एक सोचा समझा संदेश था। अमेरिका ने इस युद्ध में अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि अयतुल्लाह ख़ामेनी की मौत को बताया। वॉशिंगटन डीसी के लिए यह डीकैपिटेशन स्ट्राइक थी, यानी नेतृत्व को खत्म करके प्रतिरोध की रीढ़ तोड़ देना। लेकिन ईरान ने उसी क्षण कैमरे के जरिए एक अलग कहानी सुनाई। ईरान इस तस्वीर के जरिए कह रहा था कि आपने हमारे सुप्रीम लीडर को मार दिया, लेकिन उस विचार को नहीं मार सके जिसने 1979 की इस्लामी क्रांति को जन्म दिया था। इसमें रुहुल्लाह ख़ामेनी की तस्वीर इस्लामी क्रांति का प्रतीक थी। अयतुल्लाह ख़ामेनी की तस्वीर प्रतिरोध की निरंतरता का प्रतीक थी। और मुज्तबा ख़ामेनी की तस्वीर यह बता रही थी कि सत्ता और विचारधारा दोनों का उत्तराधिकारी अब भी जारी है, जिंदा है, और रिजीम चेंज का सपना धूमिल हो गया। युद्धों में हमेशा यह सवाल कहा जाता है कि जीत किसकी हुई? क्या कोई जीतता है, कोई हारता है? उसकी जिसने ज्यादा बम गिराए उसकी जीत हुई, या उसकी जीत हुई जिसने अपना राजनीतिक उद्देश्य हासिल किया? अमेरिका ने सैन्य स्तर पर ईरान को भारी नुकसान पहुंचाया, उसके परमाणु कार्यक्रम, सैन्य ढांचे, नेतृत्व को निशाना बनाया। लेकिन अंततः उसे उसी ईरानी राज्य के साथ समझौते की मेज पर बैठना पड़ा जिसे वह झुकाना चाहता था। और यही कारण है कि ईरान के लिए यह दीवार सिर्फ तस्वीरों की दीवार नहीं थी, बल्कि यह एक घोषणा थी। ऐसी घोषणा जिसमें ईरान यह बता रहा था कि इस युद्ध को उसने जीत लिया है और नैतिक रूप से खुद को सुपर पावर कहने वाले अमेरिका को झुका दिया है। देखिए। Yes. Bravo. We'll keep the pen with it. We'll keep the other pen. We can Which way do you on the side. Good job. Thank you, everybody. Great job. Bravo. हमारे देश में अक्सर ऐसा कहा जाता है कि कभी कभी इंसान के मुंह से निकली बात भविष्य की आहट बन जाती है, लेकिन ऐसा राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हो जाएगा, इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। वैसे एक मशहूर इंटरव्यू है डोनाल्ड ट्रंप का, जब वो राजनीति में नहीं आए थे तब का इंटरव्यू बता रही हूं। इस इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि अगर वो एक बिल्डर नहीं होते तो क्या होते। जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, अमेरिका का राष्ट्रपति। वो दिन भी आया। उनके इस इंटरव्यू को विश्व में कई लोगों ने देखा, समझा, बार बार वो वायरल भी होता है। जो उन्होंने एक वक्त पर कहा था वो सच हुआ। लेकिन अब देखिए, आज से 6 साल पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने 3 जनवरी 2020 को एक्स पर लिखा था कि ईरान ने कभी कोई युद्ध जीता नहीं और कभी कोई बातचीत हारी नहीं। आज 6 साल बाद ऐसा लगता है कि इतिहास ने जैसे उसी वाक्य को फिर से जीवित कर दिया। आज जिस आपसी समझ के दस्तावेज पर अमेरिका और ईरान ने हस्ताक्षर किए, उसकी 14 शर्तों को पढ़कर ऐसा लगता है कि ईरान बातचीत की टेबल पर इस युद्ध को आसानी से जीत गया। ईरान ने न सिर्फ अपनी ज्यादातर मांगे मनवा ली हैं, बल्कि समझौते में यह शर्त भी शामिल रही कि ईरान के लिए $300 बिलियन का एक फंड बनाया जाएगा। और यह बात जब बाहर आई तो इस पर खूब सवाल उठे। एक पत्रकार ने तो फ्रांस में राष्ट्रपति ट्रंप से यह सवाल पूछ लिया कि वो कौन सा ज्ञानी पुरुष है जिसने साल 2020 में ही कह दिया था कि ईरान युद्ध हारता है और बातचीत में वो जीत जाता है।
और जानते हैं, ये पूछने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप को याद ही नहीं था कि ये बात 6 साल पहले उन्होंने खुद ही लिखी थी। तो उन्होंने पूछा जर्नलिस्ट से कि कौन था, तो उन्होंने बोला महाशय आप ही थे। सुनिए। A wise man once said in January of 2020, Iran never won a war, but never lost a negotiation. That wise man. Who said that? Donald Trump. Oh, that's what I thought you were going to say. So how do you go back to the United States and convince a skeptical American public that this deal Well, is a look, win? here they lost militarily, okay? It's very tough because I know that no matter what, if I would go, by the way, if I'd go another 3 or 4 weeks, those same people that are critical would say, he went too long, he should have done, no matter what. If they raised the white flag of surrender, and if they said, praise be to Allah, Donald Trump is the greatest president ever. We totally concede, we totally give up. This war is over, we have failed. The New York Times and CNN and a couple of others, they're not all that dishonest, they'd say, Iran had a great victory, okay? अब आप ये देखिए कि इस डील से ईरान को क्या मिला, अमेरिका को क्या मिला और दुनिया को क्या मिला। डोनाल्ड ट्रंप को तो आपने देखा ही, उस सवाल में वो फंस गए। तो ईरान, उसे अब अपना कच्चा तेल बेचने की खुली छूट होगी। अमेरिका द्वारा लगाए गए सभी प्रतिबंधों को निलंबित किया जाएगा, यानी ये युद्ध हुआ और जो बैन पहले से भी लगे हुए थे वो बैन अब अमेरिका हटा रहा है। फायदा किसको? एडवांटेज ईरान। इससे ईरान को हर साल अरबों डॉलर की कमाई होगी। और सबसे बड़ी बात, ईरान को अपना कच्चा तेल चोरी छिपे या सिर्फ चाइना को नहीं बेचना होगा, वो अब किसी को भी बेच सकता है। दूसरा, आर्थिक प्रतिबंध हटने से ईरान में दुनिया की बड़ी कंपनियां निवेश कर पाएंगी और उसे वैश्विक अर्थव्यवस्था में शामिल होने का मौका मिलेगा। एडवांटेज ईरान। तीसरा, विदेशों में फंसी ईरान की संपत्तियों को रिलीज किया जाएगा। एडवांटेज ईरान। पूरी दुनिया में ईरान के पास ऐसी $100 बिलियन की संपत्ति है जिसे उसने कच्चा तेल बेचकर कमाया था, लेकिन अमेरिका प्रतिबंधों के कारण ये सारी संपत्ति अभी तक फ्रीज कर चुका था, फ्रोजन एसेट्स में उसे तब्दील कर दिया था। फ्रोजन एसेट्स का मतलब होता है जो पैसा, जो संपत्ति जब्त कर ली जाए। लेकिन अब इस डील के बाद ईरान को उसका ये फंसा हुआ पैसा वापस मिल जाएगा। चौथा, ईरान के पुनर्निर्माण के लिए $300 बिलियन का फंड बनाया जाएगा जो उसकी अर्थव्यवस्था के लिए बूस्टर डोज की तरह काम करेगा। और पांचवा, अमेरिका ईरान को इस बात के लिए बाध्य नहीं करेगा कि वो हिजबुल्ला और हूती जैसे अपने प्रॉक्सी संगठनों की मदद ना करे। कम से कम अगले 60 दिनों तक ईरान पर ऐसा कोई दबाव नहीं होगा और ये इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। इजराइल अभी लेबनान में हिजबुल्ला से ही लड़ रहा है, जो उसका प्रॉक्सी संगठन है। इसके अलावा इस डील के तहत अमेरिका ने अपने नेवल ब्लॉकेड को हॉर्मूज के पास से हटाने का फैसला किया है, जिसके लिए 30 दिन का वक्त निर्धारित हुआ। एडवांटेज ईरान। अब यह देखिए कि अमेरिका को क्या मिला। पहला, हॉर्मूज खुलने से वैश्विक तेल बाजार स्थिर होगा और पेट्रोल डीजल की कीमतों पर दबाव कम होने से अमेरिका में लोगों की नाराजगी कम होगी। हालांकि एक बार फिर से याद दिला दें आपको भी और अमेरिका को भी कि यह हॉर्मूज पहले खुला हुआ था, युद्ध के पहले खुला हुआ था, युद्ध की वजह से बंद हुआ और अब खुलने पर बताया जा रहा है कि अमेरिका के लिए जीत है। दूसरा, अगले 60 दिनों में ईरान अमेरिका को यह गारंटी देगा कि वो भविष्य में कभी परमाणु हथियार बनाने की कोशिश नहीं करेगा। एडवांटेज अमेरिका। तीसरा, ईरान को अपने यूरेनियम को डाइल्यूट करना होगा जिससे वो इस यूरेनियम से परमाणु हथियार ना बना पाए। चौथा, राष्ट्रपति ट्रंप इस डील को यह कहते हुए अपनी राजनीतिक जीत बता सकते हैं कि उन्होंने ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोका, शांति स्थापित की। और पांचवा, इससे अमेरिका को ऐसा नया परमाणु समझौता बनाने का मौका मिलेगा जिसे वो 2015 के समझौते से बेहतर बना सकता है और ज्यादा सख्त बना सकता है। ये 2015 का वही समझौता है जो तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ईरान के साथ किया था और जिसे 2018 में राष्ट्रपति ट्रंप ने रद्द कर दिया था। अब ये देखिए कि दुनिया को क्या मिला। तो पहला, हॉर्मूज को उसी स्वरूप में खोला जाएगा जिस स्वरूप में यह युद्ध से पहले था। दूसरा, इससे दुनिया के लिए तेल और गैस का संकट कम होगा, खासकर भारत का जो 35 से 40% तेल हॉर्मूज से आता था, उसमें अब कोई रुकावट नहीं आएगी। हालांकि अभी इंतजार करना पड़ेगा जब तक ये सप्लाई चेन्स वापस से नहीं शुरू होते हैं। तीसरा, हॉर्मूज में अगर 20% कच्चे तेल की आपूर्ति बहाल होती है तो इससे वैश्विक महंगाई का दबाव कम हो सकता है और इसके आपके लिए भी
यह जरूरी है। भारत में थोक महंगाई दर मई महीने में 9.68% रही, जो युद्ध से पहले 2.1% थी। और चौथा, इससे हॉर्मूज में नाविकों और जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और जहाजों पर अब हमले नहीं किए जाएंगे। अब ये देखिए कि इस डील को लेकर खतरे क्या क्या है। सबसे बड़ा खतरा तो यही है कि इसमें लेबनान को भी शामिल किया गया है, जिसके कारण आशंका ये है कि अगर लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच लड़ाई जारी रहती है तो पूरा समझौता खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू फिलहाल मानने के मूड में दिखाई नहीं दे रहे। दूसरा खतरा यह है कि इजराइल इस समझौते का हिस्सा नहीं है। इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला किया था ना, ये युद्ध लड़ रहे थे। अब इसकी वजह से इजराइल के कई नेता आलोचना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उनकी जंग अभी खत्म नहीं हुई है, तो फिर इस एमओयू पर खतरा है। तीसरा खतरा यह है कि इस डील को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच गहरे मतभेद दिख रहे हैं। तो न्यूयॉर्क टाइम्स की ही रिपोर्ट है, जिसके मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच तनाव बढ़ा है, जिससे इस एमओयू को खतरा हो सकता है। और चौथा खतरा यह है कि अभी फाइनल डील पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं, अभी सिर्फ एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं, जो कानूनी रूप से अगर आप देखिए तो बाध्यकारी होता ही नहीं है, लीगल बाइंडिंग नहीं है। पूरी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि अगले 60 दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच व्यापक परमाणु समझौता हो पाता है या नहीं हो पाता है। अब इस डील को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही है कि ईरान को $300 बिलियन मिलेंगे कैसे और यह पैसा देगा कौन। $300 बिलियन का मतलब है 28,29,000 करोड़ रुपए। छोटी मोटी रकम नहीं है। मौजूदा वक्त में ईरान की कुल अर्थव्यवस्था $300.29 बिलियन की है और कहा जा रहा है कि उतनी ही आपको रकम मिलेगी, यानी जिस ईरान की अर्थव्यवस्था ही 28,32,000 करोड़ रुपए की है, उस ईरान को इतना ही पैसा सिर्फ इस डील से मिल सकता है। अगर हम आबादी के हिसाब से भी देखें तो $300 बिलियन का मतलब यह हुआ कि 9 करोड़ की आबादी वाले ईरान में हर व्यक्ति पर 3,14,000 रुपए आने वाले हैं। यह भी तब होगा जब ईरान की प्रति व्यक्ति सालाना आय ही 3,21,000 रुपए। हमें तो समझ, अगर आप देखिए तो ये डील कहा जा रहा है, लेकिन आखिर ये आगे कैसे बढ़ेगा। हकीकत में तो ये ईरान की जीत का एक दस्तावेज लग रहा है, ऐसा दस्तावेज जिस पर राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद हस्ताक्षर किए हैं। ये सब करने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि ये पैसा अमेरिका की जेब से नहीं आ रहा है। वो सही भी कह रहे हैं, लेकिन उसमें भी एक कैच है, और इसीलिए मसूद पेजेश्कियान, ईरान के जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने जो एमओयू की कॉपी डाली है वो मैं अपने साथ लेकर आई हूं, जिसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है 6 नंबर पर। हम आपको उसके बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप राष्ट्रपति ट्रंप का ये बयान जरा सुन लीजिए। It's been reported that it includes a $300 billion reconstruction fund funded by Gulf allies. That's false? It's false. People, You can invest if you want. I mean, what am I going to do? Say nobody's ever allowed to invest? No, we're not investing. We're not putting up 10 cents, and people can decide to do that, but that's up to them. I mean, do you want me to say nobody's ever allowed to invest in a country? I'll say it with Egypt. Nobody's allowed to invest in Egypt. Am I supposed to say that? I'm asking whether... We are not investing in it, and we do not have a fund. But we are not investing. That's a false story that got picked up incorrectly from a statement that was pretty well made, I think. Maybe a little bit, could have been a little more accurate. तो आखिर ये अलग-अलग बातें क्यों? डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि इस खबर को गलत बताया गया है, स्टोरी गलत बताई जा रही है कि $300 बिलियन ईरान को मिलेगा। तो इसीलिए मैं ये एमओयू लेकर आई हूं, जो फिलहाल इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की गई है। इसके पॉइंट नंबर 6 पर आते हैं, और इस समझौते की 6ठी शर्त में शब्दशः ये लिखा है कि अमेरिका अपने क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ, ये जो नीचे वाला 6ठी लाइन है उसको आप पढ़िए, इसमें साफ साफ लिखा है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपने रीजनल पार्टनर्स के साथ मिलकर ईरान के पुनः निर्माण और आर्थिक विकास के लिए कम से कम $300 बिलियन की एक ठोस और आपसी सहमति वाली योजना तैयार करेगा। साफ साफ लिखा है, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अंडरटेक्स विथ रीजनल पार्टनर्स, यानी जो खाड़ी देश में उसके सारे सहयोगी हैं उनके साथ, टू डेवलप अ डेफिनेटिव म्यूचुअली अग्रीड प्लान विथ एटलीस्ट $300 बिलियन फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान।
तो फिर अमेरिका यह भी कह रहा है कि इस योजना के लिए एक भी पैसा उसके खजाने से नहीं जाएगा, जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। इसकी जगह मिडिल ईस्ट के खाड़ी देश और उनकी कंपनियां ईरान के लिए ये रिकंस्ट्रक्शन फंड बनाएंगी और फिर इससे ईरान को युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी और बुनियादी ढांचों का पुनर्निर्माण वहां पर किया जाएगा। आसान भाषा में कहें तो अमेरिका ईरान के नाम से एक ऐसा खाता खोल रहा है जिसमें वो खुद डायरेक्ट पैसे नहीं डालेगा, वो खाड़ी देशों और खाड़ी देशों की कंपनियों को कहेगा कि वो इस खाते में निवेश के तौर पर एक रकम डालें, ईरान की मदद करने के लिए आगे आए। क्योंकि खुद मसूद पेजेश्कियान ईरान के राष्ट्रपति ने कहा है, जो पॉइंट डाला है उसमें रीजनल पार्टीज की बात है। तो रीजनल पार्टीज कौन है खाड़ी देश में? खाड़ी देश में ये तमाम सहयोगी, जिसमें सऊदी अरब है, यूएई है, ये तमाम खाड़ी देश। ऐसा करके ईरान की मदद भी हो जाएगी और अमेरिका के टैक्स पेयर्स का पैसा भी ईरान को प्रत्यक्ष रूप से नहीं जाएगा। अब ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत यही है कि अल्टीमेटली ईरान यहां जीत गया है, पैसा उसके पास जाएगा। इस युद्ध में ईरान ने सबसे ज्यादा चोट अपने पड़ोसी देशों को ही पहुंचाई। ऐसी चोट कि इस युद्ध के कारण मिडिल ईस्ट के देशों को $194 बिलियन का नुकसान हुआ। $194 बिलियन उनकी जीडीपी के 3.7% से 6% के बराबर है। इन्हीं मुस्लिम देशों में इस युद्ध से 36 लाख नौकरियां खत्म हुई हैं। 40 लाख लोग गरीबी रेखा के पास पहुंच गए और ऊर्जा संपत्तियों को $58 बिलियन का नुकसान हुआ। और इसके बाद भी ये सारे मुस्लिम देश ईरान के हमलों से इतनी बुरी तरह प्रभावित हुए कि ऐसा लग रहा था कि ईरान से युद्ध का मुआवजा मांगेंगे, लेकिन यहां तो कहानी बिल्कुल उल्टी चल रही है। और हो ये रहा है कि यहां मुस्लिम देश ईरान में सड़कें बनाएंगे, पुल बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, बुनियादी ढांचे बनाने के लिए पैसा दे सकते हैं, या इनके सहयोग से ईरान में निवेश की एक योजना आ सकती है। अगर आप इस ग्राफिक्स को देखेंगे तो अब तक अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण ईरान की अर्थव्यवस्था बहुत पीछे रही। इजिप्ट के साथ पूरे मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा आबादी होने के बावजूद ईरान $500 बिलियन की अर्थव्यवस्था नहीं बन पाया, जबकि इसी दौरान सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था $1.39 ट्रिलियन की हो गई, इजराइल की $719 बिलियन की हो गई और यूएई की अर्थव्यवस्था $621 बिलियन पर पहुंच गई। लेकिन ईरान इन सब से पीछे रहा, इतना पीछे कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में ईरान के लोग यूएई, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन के लोगों से बहुत पीछे रहे। और यह भी तब हुआ जब ईरान के पास संसाधनों की कोई कमी नहीं थी। सऊदी अरब के साथ कच्चे तेल और नेचुरल गैस के सबसे बड़े भंडार ईरान के पास है। सऊदी अरब के पास 267 बिलियन बैरल कच्चा तेल है और ईरान के पास 209 बिलियन बैरल कच्चा तेल। इराक, यूएई, कतर, ये तो ईरान के आसपास भी नहीं है। आप देखिए, अगर इराक में 145 तो यूएई में 113 और कुवैत में 102 बिलियन बैरल। इससे भी बड़ी बात यह है कि मिडिल ईस्ट में सबसे पहले तेल के कुएं यूएई और सऊदी अरब में नहीं मिले थे। सबसे पहले साल 1908 में तेल ईरान की धरती पर मिला था और तब कहा गया था कि ईरान दुनिया का अमीर देश बनने वाला है। लेकिन इसके बाद ईरान में इस्लामिक सरकार आई, अमेरिका के प्रतिबंधों के कारण ईरान पीछे रह गया। लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि जब अमेरिका के प्रतिबंध पूरी तरह हट जाएंगे, ईरान को $300 बिलियन का डेवलपमेंट फंड मिलेगा, तो मिडिल ईस्ट का शक्ति संतुलन बदल जाएगा। सोचिए, इतने सालों से मिडिल ईस्ट में लड़ाई भी तो यही थी। ईरान खुद को मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी सुपर पावर बनाना चाहता था, जबकि सऊदी अरब अमेरिका पर दबाव बनाता था कि वो ऐसा कभी ना होने दे। इन्हीं कारणों से सऊदी अरब मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। लेकिन सोचिए, कल तो जब ईरान की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, वहां निवेश आएगा, दुनिया ईरान का कच्चा तेल खरीदेगी, तो मिडिल ईस्ट की पूरी जो कहानी है वो बदल जाएगी। और अब तक ईरान अपनी मिसाइलों से इस क्षेत्र को डोमिनेट करता था, लेकिन आगे वो अपनी आर्थिक ताकत से भी ऐसा कर पाएगा। यह सब इसलिए होगा क्योंकि 28 फरवरी को राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी गट फीलिंग पर यह युद्ध शुरू किया था। लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ, आज ये पूरी दुनिया देख रही है। यहां यह बात सही है कि पहले भी युद्धों में कई देशों को मुआवजा मिला है। जैसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद जर्मनी ने उन यहूदियों को $86.8 बिलियन का मुआवजा दिया था जो इजराइल या दूसरे देशों में चले गए थे। 1991 के गल्फ वॉर में अमेरिका को जो $61 बिलियन का नुकसान हुआ था, उसकी भरपाई खाड़ी देशों ने की थी। इनमें कुवैत ने $16 बिलियन, सऊदी अरब ने $16.8 बिलियन, यूएई ने $4 बिलियन अमेरिका को दिए थे।
आप अफगानिस्तान को याद कीजिए, जहां आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका की सेना ने 20 सालों तक युद्ध लड़ा। लेकिन 20 सालों के बाद जब अमेरिका अफगानिस्तान की सत्ता इसी तालिबान को सौंपकर वापस लौटा, तो इससे पहले अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण के लिए 145 बिलियन डॉलर की भारी भरकम रकम उसे चुकाई गई। और आज भी जब आप अफगानिस्तान की करेंसी को देखते हैं तो ये डॉलर के मुकाबले हमारे रुपए से भी मजबूत है। आज अमेरिका का $1 63 अफगानी के बराबर है, जबकि हमारा रुपया 94 रुपए 40 पैसे के बराबर। ऐसा इसलिए है क्योंकि अफगानिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की खूब मदद आती है, और क्योंकि यह मदद डॉलर में भेजी जाती है, इसलिए डॉलर की वहां कमी नहीं रहती। ऊपर से आयात पर कम खर्च करने के कारण अफगानिस्तान के डॉलर बचे रहते हैं। उसकी करेंसी एशियाई देशों में शानदार प्रदर्शन करती है। जितने भी एशियाई करेंसी हैं उनमें शानदार प्रदर्शन अफगान का होता है, अफगानी करेंसी। कहने का मतलब सिर्फ यह है कि अमेरिका दुनिया के सामने अपनी जो छवि बनाकर रखता है वो छवि पूरी तरह सही नहीं है। और एक कड़वा सच तो यह है कि अमेरिका ने आज तक कोई बड़ा युद्ध जीता ही नहीं। 1955 से 75 के बीच अमेरिका ने 20 सालों तक वियतनाम युद्ध लड़ा, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका वियतकांग और उत्तरी वियतनाम को हरा नहीं पाया। अंततः अमेरिकी सेना को वापस लौटना पड़ा। अफगानिस्तान में भी अमेरिका ने 2001 से 2021 के बीच 20 साल तक युद्ध लड़ा। इस युद्ध का लक्ष्य था अल-कायदा का सफाया, तालिबान को सत्ता से हटाना। शुरुआत में सफलता मिली, ओसामा बिन लादेन मारा भी गया, वो भी पाकिस्तान के एबटाबाद में। लेकिन 20 साल बाद तालिबान फिर सत्ता में लौट आया और अमेरिका ने बड़े अच्छे से उनको सत्ता सौंप दी और अफगानिस्तान की जनता को पीठ दिखाकर भाग गए। 2003 से 2011 के बीच इराक युद्ध लड़ा अमेरिका ने। इसका लक्ष्य था सद्दाम हुसैन को हटाना, लोकतांत्रिक इराक बनाना। यहां भी सद्दाम हुसैन को तो हटा दिया, लेकिन इराक गृह युद्ध, सांप्रदायिक हिंसा और बाद में आईसिस के उदय में फंस गया और यहां भी अमेरिका का युद्ध अंजाम तक नहीं पहुंच पाया। सीरिया में भी अमेरिका ने कई विद्रोही गुटों, अभियानों का समर्थन किया, लेकिन सीरिया के हालात आज तक स्थिर नहीं हुए। येमेन में भी अमेरिका ने हूती के खिलाफ जंग छेड़ी। 1993 के सोमालिया युद्ध, 2011 का लिबिया युद्ध अमेरिका को अपने लक्ष्य हासिल नहीं हो पाए। और सोचिए, इतने सारे युद्ध लड़कर भी अमेरिका विश्व में खुद को शांति का चैंपियन बताता रहा, दुनिया भी इसे स्वीकार करती रही। आप याद कीजिए, जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने ईरान युद्ध के लिए राष्ट्रपति ट्रंप की आलोचना की थी और इस युद्ध में उनका साथ देने से इनकार कर दिया, तब राष्ट्रपति ट्रंप ने उन्हें कायर कहा था। यही नहीं, राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्रपति मैक्रोन पर निजी हमले किए थे। ये कहा था कि उन्हें उनकी पत्नी ने जो मुक्का मारा है उससे वो अब भी उबरे नहीं है। सोचिए, एक राष्ट्रपति एक दूसरे देश के राष्ट्रपति के लिए कह रहा था। राष्ट्रपति मैक्रोन पर हमला करने के लिए, सोचिए, राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्रपति मैक्रोन पर हमला करने के लिए इस हद तक वो चले गए कि, लेकिन आज जब ईरान डील पर राष्ट्रपति ट्रंप ने हस्ताक्षर किए तो यही राष्ट्रपति मैक्रोन वहां खूब तालियां बजा रहे थे। ये देखिए, जबकि उन्हें तो ये कहना चाहिए था कि ये युद्ध लड़कर राष्ट्रपति ट्रंप ने गलती की। देखिए, Good job. Great job. Bravo. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के लिए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वो कोई विंस्टन चर्चिल नहीं है और वो एक कमजोर नेता है। लेकिन G7 देशों की बैठक में कीर स्टार्मर भी खूब राष्ट्रपति ट्रंप के आगे पीछे नजर आ रहे थे। और जब राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि आई एम द बॉस, तो सबसे ज्यादा हंसी कीर स्टार्मर को ही आई थी। देखिए, We have photographs there. Upstairs. And now upstairs. We have photographs there. Upstairs. कल हमने ये विजुअल्स चलाए थे, अगर हम निकाल के अपने दर्शकों को दिखा सकें, क्योंकि जब कल ये तो खैर एक
फोटो ऑप था जिसमें सभी लोग की जगह तय होती है, वो वहां पर जाकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन इस वीडियो में दिख रहा है कि जब राउंड टेबल पर सभी नेता, सभी जो कंट्री हेड्स हैं वो बैठे हुए हैं, तब डोनाल्ड ट्रंप एंट्री मारते हैं। वो कहते हैं आई एम द बॉस, और उस वक्त कीर स्टामर काफी हंसते हुए दिखाई दे रहे थे। चलिए कोशिश करते हैं वो निकाल के आपको दिखा दें। कल लगभग हर बुलेटिन में वो चला है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी को भी राष्ट्रपति ट्रंप ने गवर्नर कार्नी कहा था, और यह सीधा अपमान था, क्योंकि ट्रंप बार बार मजाक में कह रहे थे कि कनाडा अमेरिका का 51वां राज्य बन जाना चाहिए। इसीलिए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की जगह उन्हें गवर्नर कहकर बुलाना उनकी संप्रभुता पर कटाक्ष था। लेकिन यही मार्क कार्नी G7 देशों की बैठक में झुककर राष्ट्रपति ट्रंप से बात करते रहे, जबकि राष्ट्रपति ट्रंप उनके लिए अपनी कुर्सी से एक बार खड़े तक नहीं हुए। देखिए। I thought you'd actually like it. I thought you'd actually like it. राष्ट्रपति ट्रंप ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची को भी खूब निशाना बनाया। लेकिन ये सारे नेता जब G7 देशों की बैठक में राष्ट्रपति ट्रंप के सामने आए तो ये वहां हंस रहे थे और खूब उनके लिए तालियां भी बजा रहे थे। यहाँ ये भी देखिए कि 28 फरवरी को जब ईरान युद्ध शुरू हुआ था, तब उससे पहले ईरान का प्रतिनिधिमंडल अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील को लेकर लगातार बात कर रहा था, और अगर उस वक्त ये बातचीत जारी रहती, अमेरिका ईरान पर हमले नहीं करता, तो ये डील तब हो भी जाती, दुनिया को ऊर्जा संकट का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले युद्ध लड़ा, फिर आज डील की, और ये बता दिया कि वो तो शांति के सबसे बड़े समर्थक हैं। आज हमारा सवाल सिर्फ इतना सा है कि अगर डील ही करनी थी तो फिर ये युद्ध लड़ा क्यों गया? ना रिजीम चेंज हुआ, इतने बम आपने ईरान पर बरसाए, दुनिया को महंगाई के संकट में डाल दिया, क्या हासिल हुआ? हूं कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी गट फीलिंग पर जो युद्ध लड़ा, उसकी दुनिया ने कितनी बड़ी कीमत चुकाई है। तो युद्ध से कितना नुकसान किसे हुआ, जब आप देखेंगे तो दुनिया का मिडिल ईस्ट में 40 लाख लोग देखिए, उनके लिए गरीबी की स्थिति पैदा हो गई। दुनिया का 1.3 ट्रिलियन यानी 112 लाख करोड़ रुपए जो आप देख रहे हैं, इसको येलो कर लेते हैं, ये देखिए, 112 लाख करोड़ रुपया जो है वो बर्बाद हुआ। अमेरिका का लगभग, हम आपको रुपए में ही बता रहे हैं क्योंकि आप देखिए तो कुल मिलाकर 113 बिलियन की बात है, लेकिन 10,64,000 करोड़ रुपया ये आपके सामने है फिगर, तो ये उन्होंने लूज किया। वैसे ही मिडिल ईस्ट को जो नुकसान हुआ वो भी हम आपको बता रहे हैं, लगभग 18.25 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। इसी के साथ देखिए ना कि जो शेयर बाजार में लोगों को नुकसान हुआ है, 1070 लाख करोड़ की गिरावट आई। तो एक वक्त पर, हालांकि बाद में रिकवरी भी होती है, लेकिन एक वक्त पर तो इतना पैसा लोगों ने बाजार में खोया ना अपना, और इसी के साथ दुनिया में 3.2 करोड़ लोगों पर भूखमरी का संकट, ये कोई छोटा नंबर है। और इसीलिए आज हम पूछ रहे हैं कि अमेरिका जो कि आज विश्व का मसीहा बना हुआ है, वही अमेरिका जो जब चाहे जहां पर जाए जो फैसले लेता है, देशों पर टैरिफ थोपता है, युद्ध थोपता है, आज उसने कैसा नुकसान पूरी दुनिया का किया है। और शायद यही वजह है कि बड़े बड़े नेता जिनकी हम लोग बात कर रहे हैं, जिन सब के खिलाफ पर्सनल अटैक किया डोनाल्ड ट्रंप ने, वो भी कुछ बोलने को आज तैयार नहीं है। हमने आपको इंग्लैंड के कीर स्टामर की बात दिखाई थी, आइए जल्दी से दिखा देते हैं आपको। जब आई एम द बॉस बोला था डोनाल्ड ट्रंप ने, एंटी मारी थी, तो सबसे ज्यादा वही मुस्कुराते हुए दिख रहे थे।
How are you? Okay. Thank you. सोचिए, इस युद्ध के कारण दुनिया ने जो झेला, आपने जो झेला, तेल गैस के लिए जो लाइनें लगी, बिजली का संकट पैदा हुआ, कई जगहों पर गरीबी बढ़ी, उसके लिए राष्ट्रपति ट्रंप की विवेचना होगी या उनके लिए राष्ट्रपति मैक्रों की तरह सिर्फ तालियां बजाई जाएंगी? अब उस सवाल पर आते हैं जिसका सरोकार आपसे है, और वो सवाल यह है कि क्या ईरान युद्ध समाप्त हुआ और होने के बाद भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होंगी? युद्ध के कारण तेल कंपनियों ने यह कहते हुए 4 बार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई कि उन्हें घाटा हो रहा है। इस वजह से पेट्रोल डीजल के दाम प्रति लीटर 7.5 रुपए तक बढ़ाए गए और अभी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 102 रुपए का मिल रहा है। ये दाम इसलिए बढ़े क्योंकि इंडियन क्रूड बास्केट में 1 बैरल कच्चा तेल महंगा हो गया था। इंडियन क्रूड बास्केट का मतलब यह हुआ कि हम दुनिया के अलग अलग देशों से जो कच्चा तेल खरीदते हैं उसे मिलाकर 1 बैरल कच्चा तेल कितने का पड़ता है, एवरेज कॉस्ट क्या निकला। अब अगर आप इन आंकड़ों को देखेंगे तो युद्ध से पहले फरवरी महीने में इंडियन क्रूड बास्केट 1 बैरल कच्चा तेल $69 का था, 69 जो आप देख रहे हैं शुरू में। युद्ध के बाद ये $113 प्रति बैरल तक हुआ। अप्रैल महीने में ये $114 प्रति बैरल दर्ज हुआ। नोट करने वाली बात यह है कि ये युद्ध 7 अप्रैल को रुक गया था, लेकिन तब तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए। इनमें वृद्धि 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद की गई। यानी जब इंडियन क्रूड बास्केट में 1 बैरल कच्चा तेल 113 से $114 से, तब कीमतें नहीं बढ़ी। लेकिन जब ये $106 प्रति बैरल हुआ, तब पेट्रोल डीजल महंगा होना शुरू हुआ। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जून महीने में 1 बैरल कच्चे तेल की औसतन कीमत $91 पर अब आ गई है। लेकिन 17 जून को इंडिया क्रूड बास्केट में 1 बैरल कच्चा तेल $78 पर पहुंच गया है। 17 जून का डेटा हम आपको नीचे दिखा रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अब यह लगभग युद्ध से पहले के स्तर पर आ गया है। और इससे सवाल यही है कि जब कच्चा तेल सस्ता हो गया है तो भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें कब कम होंगी और जनता को राहत कब मिलेगी? यहां एक और बड़ा सवाल है उस पेट्रोल का जिसमें एथेनॉल मिलाया जा रहा है। एथेनॉल एक तरह का शराब जैसा एक केमिकल होता है जो चावल, मक्के, गन्ने से बनाया जाता है और अभी हमारे देश में इसे लेकर कई फैसले हो रहे हैं। जैसे अभी जो पेट्रोल आपको मिल रहा है उसमें 20% एथेनॉल की मिलावट पहले ही हो चुकी है, जबकि 2014 से पहले यही आंकड़ा सिर्फ 1.5% हुआ करता था, 1.5%। 5 जून को सरकार ने E85 पेट्रोल भी बेचना शुरू किया जिसमें 85% एथेनॉल है, सिर्फ 15% पेट्रोल। दिल्ली में कुल 48 पेट्रोल पंप पर अभी ये E85 फ्यूल मिल रहा है जो E20 वाले पेट्रोल से 20 रुपए सस्ता है। यही नहीं, इसी महीने की 13 तारीख को केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अब बाजार में E100 फ्यूल भी आएगा, यानी ऐसा तेल जिसमें 100% एथेनॉल होगा और इसमें पेट्रोल की एक भी बूंद नहीं होगी। अब यहां सबसे बड़ी समस्या क्या है? भारत में जिस पेट्रोल में 20% एथेनॉल पहले से मिलाया जा रहा है उसकी कीमतें बिल्कुल कम नहीं की गई हैं। दिल्ली में E20 पेट्रोल प्रति लीटर 102 रुपए का मिल रहा है, जबकि E85 फ्यूल 20 रुपए सस्ता है और ये 82 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि यहाँ इसकी दूसरे देशों से भी तुलना करना जरूरी है। अमेरिका में 1 लीटर E85 फ्यूल लगभग 70 रुपए का है, यानी भारत के E85 फ्यूल से 12 रुपए सस्ता। ब्राजील में E85 फ्यूल 75 रुपए 79 पैसे का है और वहां भी ये भारत से लगभग 6 रुपए सस्ता है। हालांकि फ्रांस में 1 लीटर E85 फ्यूल 94 रुपए 23 पैसे का है और स्वीडन में यही 144 रुपए 17 पैसे का है। यानी इन देशों में E85 फ्यूल भारत से महंगा है, लेकिन अमेरिका और ब्राजील में ये भारत से सस्ता है। यहां इस ग्राफिक्स को भी देखिए। हाल ही में मारुति सुजुकी ने एक नई वैगनार गाड़ी लॉन्च की जिसे E85 E100 फ्यूल डाला जा सकता है। अब इस गाड़ी का एक शोरूम प्राइस 7,24,000 रुपए है, जबकि पेट्रोल वेरिएंट में इसी गाड़ी का एक शोरूम प्राइस है 6,39,900। यानी E85 और E100 वाली वैगनार गाड़ी पेट्रोल वाली वैगनार से 75,000 रुपए महंगी है। जिससे बड़ा सवाल यही है कि क्या जो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल है वो महंगा होगा? अगर महंगा होगा तो क्या लोग प्रति लीटर 20 रुपए की बचत करने के लिए 75,000 देंगे?
अब हम उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के बदलते विचारों का विश्लेषण करेंगे। पिछले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में महामंत्र दिया था। अखिलेश यादव हर जनसभा में ये कहते रहे कि उनकी पार्टी पीडीए के लिए काम करेगी। अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले में पी का मतलब पिछड़ा, डी का मतलब दलित और ए का मतलब अल्पसंख्यक था। समाजवादी पार्टी खुले तौर पर इनके हित में काम करने का दम भरती थी। ये फॉर्मूला कम से कम लोकसभा चुनाव में उनके बहुत काम आया। यूपी में उन्होंने 37 सीटों पर जीत दर्ज की और यह उनकी पार्टी का सबसे अच्छा प्रदर्शन था। लेकिन अब अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और समाजवादी पार्टी ने इन चुनावों के लिए अपने फॉर्मूले में ऐड कर लिया है। अब पीडीए में बी की एंट्री कर दी गई है। बी यानी ब्राह्मण। अखिलेश यादव ने 2027 विधानसभा चुनाव के लिए ब्राह्मण को साधने का मास्टर प्लान बनाया। अब उनका फॉर्मूला पीडीए प्लस बी हो गया है। ब्राह्मणों के साधने के लिए समाजवादी पार्टी अपने सबसे बड़े ब्राह्मण नेता जनेश्वर मिश्र की जयंती मनाने जा रही है और इस जयंती को भव्य अंदाज में मनाने की तैयारी है ताकि इसके जरिए प्रदेश के ब्राह्मणों को साधा जा सके। लेकिन क्या इस वजह से योगी को छोड़कर ब्राह्मण चले जाएंगे अखिलेश के खेमे में? पार्टी के ब्राह्मण नेता कहीं और ना जाए, इसके लिए लखनऊ में एक बैठक भी आयोजित की गई जिसमें ब्राह्मण नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने पर चर्चा हुई। समाजवादी पार्टी अपने ब्राह्मण नेताओं के जरिए प्रदेश के ब्राह्मण समाज को साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि उसके फॉर्मूले में बी फैक्टर की एंट्री हुई क्यों है? तो सुनिए, दो वजह है और दो वजह हो सकती है। पहली है कि ब्राह्मण मतदाताओं को साध कर सत्ता पाने का एक लंबा इतिहास है और दूसरी वजह यह है कि पीडीए के चक्कर में साइड लाइन किए गए ब्राह्मण नेताओं और कार्यकर्ताओं को साथ भी बनाए रखने का मौका मिलेगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओपी राजगर ने दावा किया था कि समाजवादी पार्टी से ब्राह्मणों का मोह भंग हो रहा है और बलिया का एक बागी बगावत का नेतृत्व करने वाला है। अब देखिए, बलिया से समाजवादी पार्टी के सांसद कौन? सनातन पांडे। और लखनऊ में ब्राह्मण नेताओं की जो बैठक हुई उसकी अगुवाई कौन कर रहा है? वही कर रहे थे। सिर्फ यही नहीं, सनातन पांडे की ही अगुवाई में जनेश्वर मिश्र जयंती का आयोजन हो रहा है। जनेश्वर मिश्र भी बलिया से ही थे। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक समाजवादी पार्टी को लगता है कि पीडीए पर बहुत ज्यादा जोर दिया तो ब्राह्मण समाज नाराज हो सकता है। उनका यह मानना है कि अभी एनडीए से ब्राह्मण नाराज हैं और वो उनकी तरफ आ सकते हैं, इसीलिए ताकत झोंकी जा रही है। उत्तर प्रदेश में 18% सवर्ण है, 42% ओबीसी, 21% दलित और 19% मुस्लिम। सवर्णों में 7 से 10% तक ब्राह्मण हैं। प्रदेश की 100 से ज्यादा सीटों पर असर डालते हैं। एक रोचक तथ्य यह भी है कि साल 1993 से 2002 के बीच यानी गठबंधन सरकारों के दौर में औसतन 25 ब्राह्मण उम्मीदवार चुने जाते थे। लेकिन 2007 के बाद यानी पूर्ण बहुमत की सरकारों में औसतन ब्राह्मण, जानते हैं कितने विधायक चुने गए हैं? औसतन 52 ब्राह्मण विधायक चुने गए हैं। इसका यह मतलब है निकाला जा रहा है कि पूर्ण बहुमत के लिए ब्राह्मण मतदाताओं को साधना जरूरी है और देश की आजादी के बाद से उत्तर प्रदेश में 6 बार ब्राह्मण समाज का व्यक्ति मुख्यमंत्री बना। साल 1950 से 1989 तक यानी 23 वर्षों तक यह सिलसिला चलता रहा। फिर 90 के दशक से यूपी में गठबंधन राजनीति का बोलबाला शुरू हो गया, यह सिलसिला खत्म हो गया। इसके बाद यूपी पूर्ण बहुमत की सरकार साल 2007 में यूपी में बनी, जिसमें 206 सीटें जीतकर मायावती मुख्यमंत्री चुनी गई। बीएसपी की इस जीत का रास्ता ब्राह्मण मतदाताओं की गलियों से होकर गुजरा था। दरअसल मायावती ने साल 2007 में ब्राह्मण मतदाताओं को एकजुट करने की रणनीति पर काम किया। उस समय बड़ी चर्चा इसकी हुई कि मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग किया है। दलित नेता के तौर पर वो जानी जाती थी और पिछड़ों और अगड़े में ब्राह्मणों को साध लिया। उन्होंने प्रदेश में ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित करवाए। इन सम्मेलनों की वजह से उत्तर प्रदेश में मायावती के प्रति ब्राह्मण वोटर्स का झुकाव बढ़ा। इस झुकाव की एक वजह यह भी थी कि उन्होंने पार्टी में महत्वपूर्ण पदों के अलावा टिकट बंटवारे में भी ब्राह्मणों का ध्यान रखा था। बीएसपी इसे सोशल इंजीनियरिंग कहती थी। 2007 में बीएसपी ने 86 ब्राह्मण उम्मीदवारों को टिकट दिया था। 86, जिसमें से 37 विधायक चुने गए थे। सोचिए, एक ऐसी पार्टी जो कि दलित राजनीति पर ही खड़ी हुई, उसने 37 विधायक अपने बना लिए ब्राह्मणों। उस वक्त मायावती के खास नेताओं में सतीश चंद्र मिश्रा का नाम आता था।
मायावती ने तब अपनी सरकार में ब्राह्मण समाज से 9 मंत्री बनाए थे और कईयों को राज्य मंत्री पद भी दिया था। मायावती की सोशल इंजीनियरिंग से हर कोई हैरान था, क्योंकि मायावती को मूल रूप से दलितों का, पिछड़ों का नेता माना जाता था। पार्टी ही इसी आधार पर खड़ी हुई थी। मायावती के इस फॉर्मूले से समाजवादी पार्टी को बड़ी सीख मिली। उसने साल 2012 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश के ब्राह्मणों को अपने साथ करने में पूरी ताकत झोंक दी। 2012 समाजवादी पार्टी ने 41 ब्राह्मण उम्मीदवारों को टिकट दिया, जिसमें 22 उम्मीदवार जीत गए। उस साल 403 में से 224 सीटें जीतकर समाजवादी पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। जीत के बाद कई ब्राह्मण विधायकों को मंत्री पद दिए गए। यूपी में परशुराम जयंती की छुट्टी घोषित की गई। ब्राह्मण नेता जनेश्वर मिश्र के नाम पर पार्क बनवाया गया। देखा जाए तो यूपी में पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाने के लिए एक ब्राह्मण फैक्टर को सबसे पहले कांग्रेस ने पहचान दी, फिर मायावती ने और इसके बाद समाजवादी पार्टी ने। अब चाहे आप इसे इत्तेफाक कहिए या कुछ और, हर बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी भी। आजकल मोबाइल फोन और सोशल मीडिया की लत इस स्तर तक पहुंच गई है कि लोग इसके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। फोन छीन लिया तो फांसी लगा ली, इंस्टाग्राम पर रील्स नहीं बनाने दी तो घर छोड़ दिया, फोन चलाने पर टोका तो अपनों पर ही हाथ उठा दिया। जब भी हमारे आसपास ऐसी खौफनाक खबरें आती हैं तो हमारा समाज क्या कहता है? ये सब सोशल मीडिया और मोबाइल की लत की वजह से हो रहा है। ऐसे में लोग माँ बाप को कोसते हैं, खुद को दोषी मानते हैं, परवरिश पर सवाल उठाते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि इसके लिए सोशल मीडिया कंपनियां, उनका कंटेंट, उनका एल्गोरिदम भी दोषी हो सकता है। मुमकिन है कि सोशल मीडिया आपके बच्चे के दिमाग को हैक कर रहा हो। इटली में एक ऐसी घटना हुई जहां सोशल मीडिया की लत की वजह से एक 12 साल की बच्ची ने जान दे दी, लेकिन यहां उसकी मां ने बेटी की लत को इसके लिए दोषी नहीं माना, बल्कि घातक सोशल मीडिया कंटेंट और जानलेवा एल्गोरिदम को इसके लिए जिम्मेदार माना। इस मां ने चुपचाप आंसू बहाने के बजाय दुनिया की बड़ी टेक कंपनीज मेटा और टिकटॉक पर केस ठोक दिया है। अपनी 12 साल की बेटी की मौत को लेकर इस मां ने मेटा और टिकटॉक पर आरोप लगाया कि इन कंपनीज ने जानबूझकर ऐसा एल्गोरिदम बनाया जो बच्चों को एडिक्ट बनाता है। यह लत नहीं बल्कि कंपनियों द्वारा परोसा गया धीमा जहर है, स्लो पॉइजन। इस मां का सीधा आरोप है कि ये कंपनियां सिर्फ प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि शिकारी हैं जो अपने बच्चों को एडिक्शन के जाल में फंसाकर खुद अरबों डॉलर कमा रही है। ऐसी दोषी बच्चा नहीं है, असली दोषी वो एल्गोरिदम है जिसे बनाया है इन कंपनीज ने मासूम दिमागों को अपने वश में करने के लिए। और अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ इटली की कहानी है तो ऐसा नहीं है। भारत में सोशल मीडिया की ये लत अब एक महामारी बन चुकी है। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए जो आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसका देगी। भारत दुनिया का सबसे बड़ा डेटा कंज्यूमर है। हमारे बच्चे दिन के 24 घंटों में से 5 घंटे रील और शॉर्ट्स स्क्रॉल करने में गवा रहे हैं। ये लत कोई इत्तेफाक नहीं है, इसे बाकायदा डिजाइन किया गया है। हर एक लाइक, हर एक फॉलोअर, हर स्क्रॉल बच्चे के दिमाग में डोपामाइन का ऐसा केमिकल डालता है जिसे बाहर निकलना किसी ड्रग्स की लत से कम नहीं है। एक औसत तौर पर अगर आप देखिए तो टीनेजर दिन में 150 से ज्यादा बार सिर्फ नोटिफिकेशन चेक करता है। सोशल मीडिया की वजह से हर 3 में से एक युवा एंजाइटी, डिप्रेशन और नींद में ना आने की बीमारी से जूझ रहा है। सोचिए इस उम्र में नींद ना आना। ICSSR हमारा सोर्स है जिसके हवाले से ये खबर हम आपको बता रहे हैं। सोचिए जब कोई ड्रग्स बेचने वाला पकड़ा जाता है तो सजा पेडलर को मिलती है, तो फिर सोशल मीडिया के इस डिजिटल ड्रग्स के मामले में कसूरवार सिर्फ बच्चा और माता पिता क्यों माने जाएं? इटली से उठी ये आवाज भारत समेत पूरी दुनिया के लिए एक वेकअप कॉल है। अब वक्त आ गया है कि जब हम इन सिलिकॉन वैली के आकाओं से पूछें कि हमारे बच्चों के बचपन और उनकी जान की कीमत पर उनका मुनाफे का धंधा कब तक चलेगा।